बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है और हर सरकार खुद को आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी बताती रही है। लेकिन इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके ने दिल्ली में पीएम और राष्ट्रपति से मिलकर आदिवासी हितों से जुड़े मुद्दों को उठाया, जिसमें 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों के नगरीय निकायों में मेसा कानून लागू करने की मांग की। साथ ही इन क्षेत्रों में उद्योगों और उत्खनन के लिए आदिवासियों की अधिग्रहित जमीन के लिए उचित लाभ नहीं मिलने का मुद्दा भी उन्होंने उठाया। वहीं इस मुद्दे पर एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या छत्तीसगढ़ में जनजातियों का हित वाकई सुरक्षित है या इस पर सिर्फ सियासत हो रही है। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आपको बता दें कि आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी कौन है, इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे पर आदिवासियों की उपेक्षा और उनके साथ अन्याय के आरोप लगा रहे हैं। आइए सुनते हैं दोनों ही दल क्या कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा प्रधानमंत्री के समक्ष 5वीं अनुसूची के सवालों पर, वहां के संवैधानिक अधिकारों पर जो सवाल उठाए गए हैं, जो मुद्दे रखे गए हैं, वो काफी महत्वपूर्ण है। और जो मैसा कानून बनाने की बात है, निश्चित तौर पे मैसा कानून नहीं होने की अवस्था में जो 5वीं अनुसूचित इलाके हैं, उनके नगरीय इलाकों में जो आदिवासी, उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, वो उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हम देखते हैं कि पिछले वर्षों में लगातार ग्राम पंचायतों को नगरीय पंचायत बनाया गया और उससे जो ग्राम सभाओं को जो अधिकार प्राप्त थे वो खत्म हो जाते हैं, और ये एक तरीके से आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। भाजपा के शासनकाल में आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया, वन अधिकार पट्टों से वंचित किया गया। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वन अधिकार पट्टे दिए जा रहे हैं, वनोपज की खरीद हो रही है और आदिवासियों के समुचित अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस संकल्पित है, कटिबद्ध है। कांग्रेस ही आदिवासियों के हित के बारे में सोचती है और काम करती है। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, आइए आपको सीधे दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपसे को दिखा रहे हैं वो सवाल जो कि उठ रहे हैं हर आदिवासी के मन में और छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में। आदिवासियों के हित का सवाल, राज्यपाल ने उठाया मसला। जी हां, ये राज्यपाल ने पीएम से पहले मुलाकात की और फिर राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर इस मामले को उठाया है। उद्योग उत्खनन के लिए अधिग्रहण का खेल, भोले भालों को अब नहीं होगा छल। क्या ऐसा होगा? क्योंकि हर बार सरकार यही कहती है कि अब ये नहीं होगा। ग्राम सभा को बहुत अधिकार, नगरीय निकाय में मेसा कानून में से सुधार। ग्राम सभा में तो है, लेकिन अगर ये नगर पंचायत या नगरीय निकाय बनता है तो दिक्कत होती है। छत्तीसगढ़ में क्या जनजातियों के हित सुरक्षित नहीं? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आइए इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए सीधे रुख करेंगे अपने खास पैनल का। हमारे साथ एक अच्छा और बहुत भारी भरकम पैनल जुड़ चुका है। शिशुपाल सोरी जी कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक कांकेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशुपाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय श्रीवास्तव जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, मुख्य प्रवक्ता भी हैं। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आलोक शुक्ला जी सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हैं, जो लगातार आदिवासियों के और सभी तमाम लोगों के जो हित हैं उनके लिए अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं। सबसे पहले मैं आता हूं संजय जी आपके पास। क्यों आपको लगता है कि आदिवासियों के हित छत्तीसगढ़ में अब सुरक्षित नहीं रहे? क्योंकि बार बार वन अधिकार कानून, पट्टे, उद्योगों की जमीन वापस देना, भूपेश सरकार अपने इन तमाम कामों को गिनाती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल में, वैसे तो संवैधानिक पद पर हैं सुश्री उइके जी, लेकिन फिर भी चूंकि विषय बाहर आया, सामने आया है और उन्होंने राष्ट्रपति जी से भी मुलाकात किया है, प्रधानमंत्री जी से भी, और जिस तरीके से उन्होंने आदिवासी हितों के संरक्षण के लिए तमाम प्रकार के विषय उन्होंने जिस तरीके से रगे हैं कि 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू करने की बात हो, या जनजातियों के कल्याण और उन्नति की बात हो, आदिवासी सलाहकार परिषद की बातचीत हो, ऐसे तमाम विषय जो उन्होंने रखे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आदिवासी बाहुल्य छत्तीसगढ़ में आदिवासी भाइयों के हितों के संरक्षण के लिए उन्होंने जो सुझाव दिए हैं वो वास्तव में आदिवासी भाइयों के हितों के लिए। देखिए, विषय, हम सब लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रही है, तो अभी सर्व आदिवासी कल्याण क्यों, जो आदिवासी लोग हैं वो क्यों धरने में बैठे हुए हैं, क्यों लगातार उनकी इस तरह की मांगे हैं?
तो मुझे लगता है बात आज एक बहुत प्रमुख विषय पर छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें, वैसे तो देश में भी जो जनजाति हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बातचीत करें तो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और जो जिस पेशा कानून की यहाँ पर मांग कर रहे हैं, जिन्होंने स्वयं अपने घोषणा पत्र में इस बात को कहा था, भूपेश बघेल जी की सरकार के जब विपक्ष में थे कांग्रेस के समय, उन्होंने इस बात को कहा था कि हम इसको लागू करेंगे, लेकिन 2.5-3 साल के बाद भी पेशा कानून यहाँ पर लागू नहीं हुआ है। और समय समय पर सिलगेर के मामले को कहूँ या फिर नक्सल, इस तरह की जो घटनाएं हैं, तमाम प्रकार के जो विषय आज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सरकार इसमें इतना बड़ा बहुमत कि 100% सीटें उनके पास में है। आज कहने को तो ये कहते हैं कि हमारे पास आदिवासी भाई हमारे साथ में 30 सीटें प्राप्त हुई हैं, लेकिन आप जीत के बाद 29 सीटों के बाद आपका 2.5 वर्ष का परफॉर्मेंस क्या रहा? लोहांडी गुड़ा की बात आप करते हैं, जैसा आपने भी कहा कि आदिवासियों की जमीन को लौटाया गया, लेकिन उसकी आड़ में उसके बाद कितनी जमीनें व्यवसायी पूंजीपतियों को बंदर बांट की जा रही है। उसका एक शानदार उदाहरण था कि कोविड पीरियड के समय में नारायणपुर जिले के चपका गांव में 12 गांव के लोगों को कोविड में वहां पर 144 लगा है, वहां पर सुनवाई के लिए, जन सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। और जब विरोध किया जाता है तो भूपेश बघेल की सरकार 165 लोगों को गिरफ्तार करती है। ये कौन सा विषय है? ये कौन सी आवश्यकता है? ये कौन सा जमीन वापस देने का आदिवासियों के हितों का संरक्षण है कि आप एक उदाहरण देकर उसके पर्दे के पीछे 100 इस तरह के काम को करेंगे, जो कांग्रेस की रीति नीति शुरू से रही है। इसलिए कांग्रेस का जो दोहरापन है, उसके हर एक विषय को हम आम जनता के बीच में उठाकर लेकर आएंगे। ठीक है आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी कांग्रेस दोनों कहती हैं कि हम लगातार आदिवासियों के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आदिवासी तो शुरू से चला जाता रहा है छत्तीसगढ़ में और हमेशा से दिक्कतें आती रही। क्या तकनीकी पेच हैं सर जिन खास बिंदुओं को लेकर आज महामहिम राज्यपाल ने मुलाकात की है महामहिम राष्ट्रपति से, माननीय पीएम से? क्या वो बिंदु है, वो हमारे दर्शकों को समझाएं थोड़ी सरल भाषा में। देखिए, एक तो महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि आप देखेंगे कि आदिवासी इलाकों में जो संविधान के 5वीं अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहाँ की एक तरीके से प्रशासक राज्यपाल हैं और राज्यपालों ने भी ये दुखद है कि कभी भूमिका नहीं निभाई और ये सुखद है कि पहली बार राज्यपाल ने जाके ये मुद्दे उठाए हैं प्रधानमंत्री के समक्ष। देखिए, जो मूल सवाल है जो उन्होंने उठाया है वो मैसा कानून को लेकर है। जिस तरीके से संविधान के अनुच्छेद 243 जेड सी में एक प्रावधान है कि जैसे पैसा कानून बना था पंचायती राज व्यवस्था के लिए, उसी तरीके से एक मैसा कानून बनना था अलवन एरिया के लिए, 5th शेड्यूल इलाके के लिए। ये ड्राफ्ट आया, लेकिन वो 99 से वो संसद में आज भी ड्राफ्ट पड़ा हुआ है, कभी मैसा कानून बना नहीं। और जब 5वीं अनुसूचित इलाकों में आप ग्राम पंचायत से नगरीय पंचायत जब आप बनाते हैं तो वहां पे जो आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार हैं, जो आरक्षण के सवाल हैं निर्वाचन में, उनका उल्लंघन हो रहा है। और इसीलिए यहाँ तक कि हम देखेंगे कि जब ग्राम पंचायतों को आप नगरीय पंचायत बनाते हैं तो वो गैर कानूनी है। जब तक मैसा कानून नहीं बन जाता है वो अवैध है और छत्तीसगढ़ में लगातार इसको लेकर विवाद रहा है। यहाँ तक कि जो बड़े पैमाने पे बीजेपी की सरकार में नगरीय पंचायत बनाए गए हैं और अभी बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है उस पर राज्यपाल ने हस्तक्षेप भी किया है। तो मुझे लगता है इसको इस नजरिए से देखना चाहिए कि एक महत्वपूर्ण कानून 5वीं अनुसूचित इलाकों में जो आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को दिलवाने की दिशा में है, उसकी मांग किसी राज्यपाल ने उठाई है। इस मांग को तो विभिन्न दलों को और राज्य सरकारों को भी उठाना चाहिए कि उस लंबित बिल को जो है संसद में पारित किया जाए। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। ठीक है, शिशुपाल सोरी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा सरकार का क्या रुख है सर इस पूरे मामले को लेकर, और राज्यपाल ने जो मुलाकात की है क्या उसका स्वागत करते हैं आप? इस तरह की मांग का समर्थन करती है कांग्रेस? पहले तो मैं नमस्कार करता हूं, सारे हमारे आलोक भाई हैं, सिर्फ संजय भाई हैं जी। थोड़ा लेट से जुड़ा, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से, उसके लिए मैं माफी चाहूँगा जी। बहुत सारी बातें, महत्वपूर्ण बातें संजय भाई कह रहे थे, उसको मैं बड़े विस्तार से नहीं सुन पाया, लास्ट बातें ही सुनी। और आपने जो प्रश्न कहा कि अगर संविधान को देखेंगे 5वीं अनुसूची को, तो अधिसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण का अधिकार भी राज्यपाल महोदया को ही है, जो भी राज्यपाल आते हैं उनको ही है। और उन्होंने ये बात कही है तो अपने संवैधानिक पदी हैसियत के हिसाब से ही कहा है और उसमें कोई ऐसी कोई गैर वाजिब बात नहीं कही है उन्होंने। तो ये बात बल्कि बड़ी चिंता है और वो पूर्ववर्ती सरकारों को इस बात को बड़े गंभीरता से लेना चाहिए था, उनके पास बहुत अवसर थे। खैर, अवसर तो 1996 से
था, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए थे। पर जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं विधि अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए और इसका स्वागत हम सब लोग करेंगे। अगर महामहिम जी ने मामला उठाया है आदिवासी हित में, और मैं आलोक भाई का भी मैं सुन रहा था कि 5वीं अनुसूची में जब हम पंचायतों को भंग करके नगरीय निकाय बनाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे आदिवासियों के हित प्रभावित होते हैं, क्योंकि जो मुखिया के पद हैं और 50% जो वार्ड का आरक्षण है ये आदिवासी समुदाय को जाते हैं। इसका कहीं न कहीं हनन होता है और हमारी सरकार इसमें बहुत ही नजरिया बिल्कुल स्पष्ट है कि हम आदिवासी के हितों की हम रक्षा करेंगे। अभी तक जो बने हैं उसमें भी अगर कोई बात ऐसी होती है, पर अगर महामहिम का अगर कोई निर्देश आते हैं, क्योंकि इसमें सीधे दखल करने का अधिकार उसको है, संविधान में ही है। आलोक भाई भी इस बात को बताएंगे। लेकिन शिशुपाल जी, अगर जो बने हुए हैं वो अगर मुझे बहुत जानकारी नहीं है, आप लोग ज़्यादा मुझसे बेहतर बता पाएंगे, संजय जी भी और आलोक जी भी, लेकिन अगर कोई बन गया है तो क्या उसे आप उस फैसले को रिवर्ट सरकार नहीं कर सकती तब तक जब तक कि, क्योंकि आलोक जी ने कहा है कि वो गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी अगर आप उसको बना देते हैं, क्योंकि उससे आदिवासियों के हितों का खिलवाड़ होता है। और आलोक जी ने तभी जुबान से ही सीधे तौर पर आरोप बीजेपी पर लगाया कि उनके शासनकाल में बहुत सारी ऐसे ग्राम पंचायत थी जो विकास के लिए जिनको नगर पंचायत में तब्दील किया गया, लेकिन उससे आदिवासी हित प्रभावित हो गए। अभिलाष भाई, मैं बिल्कुल आपके बात से सहमत हूँ, पर इसमें बहुत सारे लिटिगेशन हैं। एक बार कोई जब बन जाता है तो उसको फिर से लाने में, क्योंकि अभी वहाँ जनप्रतिनिधियों के ही लोग वहाँ बैठे हुए हैं, निर्वाचित लोग बैठे हुए हैं, कोर्ट में जाते हैं, कचहरी में जाते हैं, और नया ना हो। और इसका एक ही उपचार है परमानेंट, जो मेसा कानून के आने की बात हम कह रहे हैं। जिस तरह से पेशा कानून आया है अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, इसी तरह अगर मेसा कानून अगर शहरी क्षेत्रों के लिए आ जाता है तो, और ये हमारे राज्य सरकार के बस में नहीं है, ये कानून को लागू बनाना है। लेकिन उम्मीद थी सर, आप आदिवासियों की हितैषी सरकार हैं, कि ये पहला आपकी तरफ से होनी थी। खैर, मैं आता हूं आलोक जी, बस मैं एक दो लाइन का उत्तर आपसे चाह रहा हूं, फिर संजय जी से बात करूंगा। क्या कांग्रेस सरकार ने भी कुछ नगरीय पंचायतों का उन्नयन कर उन्हें ग्राम पंचायतों को नगरीय पंचायत में उनका उन्नयन किया है क्या? जी बिल्कुल किया है। उस पे या राज्यपाल महोदया ने आपत्ति भी दर्ज की है, और मुझे लगता है उसके एक रास्ते निकालने चाहिए कि राज्यपाल के पास अधिकार भी है नोटिफिकेशन के, कि जब तक मैसा कानून नहीं बनता है तब तक नोटिफिकेशन के जरिए कुछ रास्ते निकाले जा सकते हैं। लेकिन आलोक जी, क्या आलोक जी जब इस पूरे हमने देखा आदिवासी समाज के हितों के लिए बहुत जवाबदेह है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी महामहिम राज्यपाल के पास होती है, तो क्या उनकी अनुमति नहीं ली जाती इस पूरे प्रक्रिया के दौरान, उन्नयन के दौरान? सामान्यतः यदि अनुमति ली गई होती तो फिर राज्यपाल महोदया की आपत्तियां दर्ज नहीं होती, क्योंकि उन्होंने चिट्ठी लिखी है और इस पे जो है तो वो भी जाहिर किया। हम अपने दर्शकों को एक बार समझा दें कि दरअसल आदिवासियों के हितों के लिए जो विशेष कानून बनाए गए हैं वो ग्राम पंचायतों को उसके फायदे मिले, इसलिए ग्राम पंचायत कानून है जिसे पैसा कहा जाता है। लेकिन जब वो ग्राम पंचायत विकास के नाम पर उसका उन्नयन कर नगरीय पंचायत में बदल दिया जाता है तो आदिवासियों के वो हित चले जाते हैं। अब इसे लेकर के आपत्ति है। संजय जी, आप लोगों ने विकास किया, अच्छी बात है, और ग्राम पंचायत अगर नगरीय पंचायत में तब्दील होती है तो ये सीधे तौर पर पैमाना होता है कि विकास हो रहा है। लेकिन आदिवासियों के हितों को और विकास को कैसे फिर आप यहां पर मिसमैनेज कर गए, क्या सर आपको लगता नहीं? और क्या आपको लगता है कि ये रिवर्ट होना चाहिए अब, या लगता है कि मैसा जल्द से जल्द आए? नहीं, देखिए अभिलाष जी, विषय ये नहीं कि हमने क्या किया, कांग्रेस ने उसके पहले वो भी लगातार करते रहे। अभी मरवाही चुनाव था, आपको याद होगा, ग्राम पंचायत को उन्होंने चुनाव था, उस दृष्टिकोण से उसको उन्होंने किया जिसमें राज्यपाल जी ने हस्तक्षेप किया। लेकिन राज्यपाल जी के हस्तक्षेप को भी दरकिनार करते हुए उन्होंने तमाम प्रकार की चीजों को किया। देखिए, ये बात तो है, एक तरफ आदिवासी जो वर्ग है उनका संरक्षण, उनके हितों का संरक्षण होना चाहिए 5वीं अनुसूची के तहत। दूसरा विषय एक डेवलपमेंट, क्या हमारे ट्राइबल क्षेत्र के लोग उसी स्थिति में रहें, डेवलपमेंट भी आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक समन्वय, कोऑर्डिनेशन बना के, ताकि आदिवासी जो भाइयों के हितों का संरक्षण भी, इस तरह के कानून बनने चाहिए ताकि वो डेवलप भी हो जाए और साथ में उस क्षेत्र में कहीं उनके ऊपर ओवरलैपिंग न हो, उनके अधिकारों के ऊपर में कहीं ओवरलैपिंग ना हो। मुझे लगता है इस तरह की स्थिति होनी चाहिए। और चूंकि मेसा कानून नहीं बना, जैसी चर्चा हो रही है, शायद ये भी एक कारण हो इस वजह से इन सब चीजों को जब प्रतिबंधात्मक रूप से सब चीजें उस पर
लागू हो जाएंगी तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की स्थिति। लेकिन साथ ही साथ जब पूरे देश के अंदर में डेवलप हो रहा है, एक सामान्य वर्ग से लेकर जो बड़े शहर हैं, तो क्या आदिवासी क्षेत्रों के अंदर में वहां डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए? देखिए, विकास का जो चेहरा है वो बीजेपी हमेशा करती रही। हम नफा नुकसान नहीं देखते राजनीति के क्षेत्र में। देखिए, आज हम सरकार में थे, हमने दंतेवाड़ा से लेकर नारायणपुर से, बीजापुर से सुकमा, वो जिलों का निर्माण किया। कांग्रेस 50 साल में कभी एक जिले का निर्माण नहीं करती थी। वही 300-400 किलोमीटर से लोग आते थे और आकर रायपुर के अंदर में उनको आना पड़ता था। 3 दिन के अंदर में एक छोटा सा तहसीलदार पटवारी का काम होता था, उनको करना पड़ता था। तो उनकी ये जो समस्याएं हैं, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे हेल्थ का हो, तमाम प्रकार की जो दिक्कतें, इन दिक्कतों को भी दूर करना पड़ेगा। और मुझे लगता है केवल एक मेसाब कानून की बात नहीं अभिलाष जी, जो हमें राज्यपाल जी ने कई विषयों को रखा है कि ट्राइबल काउंसिल, उन्होंने तो ये भी कहा कि नेशनल स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और यहां तक कि ब्लॉक लेवल पे और ग्राम सभा लेवल पर भी काउंसिल, और वो काउंसिल आदिवासी कल्याण परिषद की बैठकें हुए, बैठकों में उनकी क्या दिक्कतें हैं, ये सब चीजें जो धीमी पड़ी हुई हैं, इस पर कहीं ना कहीं एक्शन होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र का जो आदिवासी है वो सजग है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है और निश्चित रूप से सरकारों को उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब हम पॉलिटिकल बात करते हैं सर, जो बहुत जरूरी भी है और वो भले ही मुद्दा वो रहता है सियासत में, हमेशा छाया रहता है मीडिया में, लेकिन उसका फायदा दिखता नहीं। वो क्यों नहीं दिखता? शिषपाल सौरी जी, चलिए, पैसा तो है ना, कानून, पैसा अगर कानून है तो हम क्यों सिलगेर जैसे या दूसरे ऐसे आंदोलन देख रहे हैं? क्यों सर आदिवासी समाज के लोग सड़कों पर हैं? क्यों बार बार आदिवासी कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है? अगर कानूनों से ही सब कुछ बदल जाता सर, तो फिर पैसा कानून था, ग्राम पंचायतों, तो फिर राम राज्य होना था वहां पर। क्रियान्वयन क्यों नहीं हो रहा है सर? अभिलाष भाई जी, ये कानून जो बनता है उसी के साथ साथ एक नियम बनता है। कानून में हमेशा वो धाराएं रहती है जिसमें बहुत सारे काम प्रतिबंधित रहते हैं, उसको कोई अगर उल्लंघन करता है दंड का प्रावधान रहता है। पर इस प्रक्रिया को कैसे उसको मौदानी स्तर पे लाएंगे, वो नियम से बनता है। दुर्भाग्य से 1996 के बाद से ये इस दर नियम बनाने की कोई भी बात नहीं हुई, पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं की। हमारी सरकार ने आते ही, बल्कि हमारे घोषणा पत्र में था, हम पेशा कानून का पालन करेंगे। अब वो जब बात आई तो ये बात आया कि इसके नियम कहाँ बने हैं। नियम की जो खोज परख हुई तो पता चला कि हम नियम नहीं बना पाए, हमारी सरकार नहीं बना पाई। तो अब वो प्रक्रिया में है और बहुत जल्दी ये प्रक्रिया बन जाएगा। और जो महोदया, राज्यपाल महोदया लाया है, तो ये किस तरह का स्वरूप होगा, वहाँ पंचायतें, निर्वाचित पंचायतें भी काम कर रही है, ग्राम सभा के कितने अधिकार, इनके अधिकारों में कोई टकराव तो नहीं होगा, उनके सचिव कौन होंगे, इनके सचिवालय होंगे नहीं होंगे, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, राज्य स्तर पे किस तरह का स्वरूप होगा। ना सॉरी जी, मेरा ये कहना है कि जहां अभी तो आदिवासियों को सरकार कहती है कि हमने तमाम अधिकार दे रखे हैं, जमीन अधिग्रहण उनकी मर्जी से होगा, मंशा से होगा। अभी आपको संजय जी ने नारायणपुरा के चपला गांव के 12 गांव के उन ग्रामीणों की व्यथा बताई जिन्हें कोरोना के धारा 144 लगी हुई है और उनको जनसुनवाई में बुलाकर के फर्जी तरीके से कथित तौर पर कहा जा रहा है कि उनके हस्ताक्षर लेकर जमीन अधिग्रहण कर ली गई। सिलगेर में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, या फिर कई ऐसी जगह पर है जो जमीन अधिग्रहण होता है उसमें बताया जाता है कि दबाव डालकर या फर्जी तरीके से ग्रामीणों की या ग्राम सभा की सहमति दिखाई जा रही है। ये आरोप तो अभी भी लग रहे हैं। नहीं, आरोप जो है ये लगाना अलग बात है, पर जो सिलगेर गए हैं, जो वहाँ के लोगों से वाकिफ हैं, वो जानते हैं कि वहाँ के लोग किस हालात में है, क्या कोई स्वतंत्र निर्णय लेने की स्थिति में है वो। आज हम पेशा कानून की बात हम कर रहे हैं, पर हमारे लिए उस तरह के वातावरण चाहिए। कांकेर में बैठ के, रायपुर में बैठ के हम उस तरह की बातें आसानी से कह सकते हैं, पर जो गांव में सिलगेर में बैठा हुआ आदमी है, अब हम जब वहाँ गए थे, उन्होंने जो अनुदान की राशि लेने से मना कर दिया और बाद में ये पता चला है कि वहाँ कुछ इस तरह के फरमान है कि वो कोई नहीं करेगा। इधर सब जगह मांग रही कि उस पर कोई देखभाल नहीं हो रही। आज 11 करोड़ के काम वहाँ सैंक्शन हो गए हैं, काम करने के लिए लोग आगे नहीं। आलोक जी, आपको लगता है कि अभी इस वक्त ग्राम पंचायतों को पर्याप्त अधिकार है और उनकी सरकार उनका बहुत अच्छे से संरक्षण कर रही है? देखिए, ये बहुत दुखद है कहना कि आदिवासियों के अधिकारों को लगातार नजरअंदाज किया गया है। और यदि सरकारें प्रतिबद्ध होती तो आज पैसा कानून पूरे प्रभावी ढंग से लागू होता, मैसा कानून लागू होता। और इतना ही नहीं, हमेशा जहाँ पे ग्राम सभाएं सशक्त हैं, हम 2 उदाहरण यहाँ पे जस्ट शेयर करना चाहते हैं कि जो ग्राम सभा से नगरीय पंचायत बनाने के बाद
सूरजपुर में जब प्रेमनगर में पावर प्लांट आने वाला था और उसकी ग्राम सभा का विरोध था, उसको नगरीय पंचायत बना दिया। ग्राम सभा की सहमति का ही प्रावधान खत्म हो गया। ये पिछली सरकार में हुआ। वर्तमान में आप देखिए कि जहां पे ग्राम सभाएं लड़ रही हैं अपने अधिकारों के लिए, कोल बेलिंग एक्ट से लैंड एक्विजिशन हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि 5वीं अनुसूची पैसा कानून लागू ही नहीं है। आपने ग्राम सभाओं को ही बाईपास कर दिया और दुखद रूप से मुझे ये कहना पड़ेगा इस बात को कि ये कोयला मंत्रालय के द्वारा जिस प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, लेकिन उसी रास्ते पे छत्तीसगढ़ की सरकार भी आगे बढ़ रही है। जहां पे छत्तीसगढ़ सरकार को विरोध जताना चाहिए था उस प्रक्रिया का कि आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आप भी हंसदे और अन्य के इलाके में उसी रास्ते पे चल गए। तो सवाल यह है कि आदिवासियों के अधिकारों को लगातार प्रतिबद्धता जताई जाती है, लेकिन उनका हनन किया जा रहा है, चाहे वो केंद्र में बैठी सरकार हो, चाहे राज्य में बैठी सरकार हो। और वर्तमान में कोल बेलिंग इलाका उसका उदाहरण है कि आप भूमि अधिग्रहण में आप कह दे रहे हैं कि पैसा कानून लागू नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये एक हिस्सा है। ठीक है संजय जी, क्या आप पार्टनर इन क्राइम है सर? सीधे तौर पर आरोप लग रहा है बीजेपी ने जब शासन में थी तो सूरजपुर के प्रेमनगर में पावर प्लांट के लिए जब विरोध हुआ तो सीधे सीधे उसका उन्नयन करके वो पैसा कानून की बाध्यता खत्म कर दी। और अब केंद्र के जरिए जो कोल माइंस के लिए जो नीतियां हैं उसको लेकर के भी कांग्रेस उसी को आधार बना रही है और कांग्रेस को जहां विरोध करना चाहिए वो खामोशी से आपका साथ दे रही है। तो ये बैकडोर पार्टनरशिप चल रही है क्या आदिवासियों के खिलाफ सर? देखिए अभिलाष जी, ऐसा है कि हम और कांग्रेस से हम क्लब करके काम करेंगे क्या? कांग्रेस तो हमारा मुख्य विरोधी है। और देखिए बात ये नहीं है, विशुद्ध रूप से देखिए, मैंने कहा कि विकास और अधिकारों का संरक्षण ये दो ऐसे प्रमुख विषय हैं कि दोनों की आवश्यकता समय के साथ में है। अब इसको कोऑर्डिनेट करके समन्वय बनाकर किस तरह के कानून और नियम बने जिससे पालन हो के संरक्षण भी हो और विकास भी हो। अनेकों उदाहरण है, मैं कांग्रेस पर नहीं जाना चाहता, लेमरू का भी है, शानदार प्रोजेक्ट है। तमाम विधायकों, छोड़िए ग्राम सभा को, शौरी जी बैठे हैं, टीएस सिंहदेव जी से लेकर 10 विधायकों के विरोध के बाद भी उसके क्षेत्रफल को कम कर दिया गया। कई हजार वर्ग किलोमीटर थे, उसको 450 कर दिया गया। तो सरकार तो कांग्रेस की क्या कर रही है, बात बीजेपी की नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई एक प्लांट लगाना भी है, मैं तो मानता हूं ये ताली पीट रहे हैं लोहंडी गुड़ा करके, फिर उन्होंने घोषणा की हम 4 प्लांट भी ला रहे हैं। कहां ला रहे हैं कुछ मालूम नहीं। रोजगार देना है, डेवलपमेंट करना है। मैं तो बड़े खुले तौर पर कह रहा हूं, इसको कहीं दिक्कत की बात नहीं है। डेवलपमेंट भी एक मिशन है, वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार भी देना है, लेकिन ट्राइबल क्षेत्र के लोगों का संरक्षण भी, उनके अधिकारों का हनन ना हो, या हम मिल बैठकर किस तरीके से करें। तो मुझे लगता है केवल हम वोट पाने के लिए या लोगों का समर्थन पाने के लिए हम गलत चीजों को करें, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। अब लोहंडी गुड़ा आपने दिया, हम भी आपका स्वागत करते हैं। अब 4 प्लांट कहां लगाएंगे, इनको जमीन नहीं मिल रही, 1 इंच की जमीन नहीं मिल रही। शिशुपाल जी, मैं अंतिम सवाल ठीक नहीं है। अब स्पष्ट नीति की आवश्यकता है, स्पष्ट नीति आनी चाहिए। ठीक है शिशुपाल जी, अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्या कांग्रेस औपचारिक तौर पर राज्यपाल ने जिन बिंदुओं पर ध्यान दिलाया है उसको समर्थन करते हुए कोई अपना लेटर, कोई वक्तव्य, कोई पेपर जारी करेगी, या सार्वजनिक तौर पर आप कहेंगे कि हम भी मांग करते हैं जो बातें कही गई हैं और वो होना चाहिए? छत्तीसगढ़ कांग्रेस लंबी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी का राज्यपाल महोदया से बात हुई है। ट्राइबल समाज के बहुत सारे जनप्रतिनिधि वहाँ गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कोई भी नया इस तरह का कोई नगरीय निकाय नहीं बनेंगे। ठीक है, पुराने वाले जो है उसके बारे में इनके अलग अलग राय, लीगल ओपिनियन हो सकते हैं, उसमें लिटिगेशन आ सकता है, पर सबसे अच्छा रास्ता मेसा कानून का है। मेसा सेंट्रल गवर्नमेंट का जैसे प्रस्ताव आता है, प्रारूप पहले भेजते हैं, ड्राफ्ट प्रारूप आता है, उसके बाद सभी राज्य उसमें अपनी अपनी सहमति या असहमति या संशोधन पेश करते हैं, इसके बाद मेसा एक बनता है। तो तब तक के लिए नहीं होगा, जैसे मुख्यमंत्री ने हमारे नहीं सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, वो मैं समझ गया, आप यथास्थिति बरकरार रखेंगे, लेकिन क्या मैसा कानून प्रभावी तौर पर लागू हो, इसके लिए कांग्रेस आगे आएगी, मांग करेगी कांग्रेस सार्वजनिक तौर पर? क्या मैसा कानून के सार्वजनिक तौर पर लागू करने के लिए क्या आप मांग करेंगे और राज्यपाल ने जो कदम उठाया उसका समर्थन करेंगे सार्वजनिक तौर पर? नहीं, बिल्कुल करेंगे। मैसा कानून को मैं वही बताया, उसकी प्रक्रिया के तहत आता है। इसके राज्यों की जब सहमति बनती है तो इसके प्रारूप गवर्नमेंट को आते हैं, और हर गवर्नमेंट को एक स्वतंत्रता रहती है, उसमें अगर कोई संशोधन है या कोई आपत्ति है तो पेश कर सकता है। ठीक है सर, वक्त सर कम है, वक्त कम है और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय था, लेकिन एक चीज समझ में आई है कि यहाँ तकनीकों के बीच में कैसे आदिवासियों का
वर्तमान और भविष्य उलझा हुआ है, ये समझ आता है। कानून की पेचीदगियां हैं और आप देख सकते हैं कि जटिल से जटिल मुद्दे होते हैं तो सरकारें कमेटियां बनाकर बैठक कर उन्हें सुलझा ले जाती है, लेकिन आदिवासी है, हाशिए पर पड़ा हुआ आदमी है, उसको लेकर के 94 से एक मैसा कानून के लिए बात चल रही है। अभी तक हमारे माननीयों ने उसको लेकर के कोई निर्णय नहीं लिया है। आप समझ सकते हैं कि हमारी सियासत के किस केंद्र पर या किस किनारे पर आदिवासी खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिशुपाल सौरी जी हमसे बातचीत करने के लिए। आलोक शुक्ला जी, आपने अपना पक्ष रखा, आदिवासियों का पक्ष रखा, उसके लिए शुक्रिया। और संजय जी, आपने भी आज खुले दिल से बात की, अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इस तरह से मैंने देखा है कि आप पार्टी को ज्यादा डिफेंड करते हैं, लेकिन आज आपने बहुत खुले दिल से बात की आदिवासियों के हित में, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया।